नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आईक्यू के इस हिस्ट्री क्लास में। दोस्तों, हम लोग प्लासी का युद्ध पढ़ चुके थे पिछले क्लास में, और उसमें से जो बक्सर का युद्ध था 1764 का, उसको हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से मीर कासिम का हम लोग देख चुके थे कि मीर कासिम भी जो एक अंग्रेजों का एक कठपुतली बनकर रह जाता है। तो इस मीर कासिम को देखेंगे और अंग्रेज क्या क्या करते हैं, कैसे अपना व्यापार चमकाते हैं, कैसे उनका युद्ध होता है किससे, और ये बक्सर का युद्ध क्यों कहा जाता है, इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। और इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, और आपसे एक ही चीज़ का बिनर में रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा जब आपको वीडियो पसंद लगता है, क्योंकि वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि वीडियो अच्छा है, लेक्चर अच्छा है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और अभी हम लोग जो देखे थे कि मीर कासिम जो होता है ये अंग्रेजों का कठपुतली बन जाता है। अगर आपने पिछले क्लास अटेंड किया होगा तभी इस चीज को समझ पाएंगे। तो मीर कासिम नवाब बनते ही बंगाल के जो 3 इंपॉर्टेंट वो डिस्ट्रिक्ट था, कौन कौन सा, एक था बर्धमान, चटगांव, मिदनापुर। ये जो 3 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट था, ये क्या कर दिया, इनकी जो दीवानी थी वो अंग्रेजों को दे देता है। इससे पहले मीर जाफर भी क्या करता है, वो नवाब बनने की खुशी में अंग्रेजों को 2 जगह का क्षेत्र वो गिफ्ट किया रहता है, 24 परगना और लखनऊ क्षेत्र को। तो वैसे ही ये मीर कासिम भी जो दीवानी क्षेत्र है इन वर्धमान, चटगांव, मिदनापुर का, वो अंग्रेजों को दे देता है। अब देखेंगे कि मीर कासिम ने चालाकी से बंगाल की जो राजधानी है मीर कासिम क्या था, यह अंग्रेजों की चालाकी बहुत अच्छी तरह समझ चुका था। तो ये भी चालाकी किया कि जो बंगाल की राजधानी है मुर्शिदाबाद, ये बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से ये बिहार लेकर जाती है, बिहार के मुंगेर जिला में लेकर जाती है। जो आज का बिहार है वहां को वो मुंगेर को लेकर गया। बिहार में अपनी सैन्य क्षमता को ये बढ़ाने लगता है, अपनी आर्मी को क्या करने लगता है, बिहार में जाने के बाद ये अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने लगता है। और ये सैन्य क्षमता जो थी ये यूरोपीय ट्रेनिंग देने लगा। यूरोपीय ट्रेनिंग देने का मतलब ये है कि जो यूरोपीय थे, जैसे अंग्रेज हो गए, उनको जो ट्रेनिंग मिला हुआ था उसी चीज को ये मतलब कॉपी करके अपने सैनिकों को देता था, ट्रेनिंग कराता था। इस चीज को लेकर अंग्रेजों को पता चल जाता है। मीर कासिम ने बंगाल में पूरे व्यापारियों को एक कर मुक्त कर देता है, और भी कुछ काम करता है, जैसे कि टैक्स फ्री कर देता है। इससे पहले जो मीर जाफर था वो टैक्स जो फ्री किया था, वो फरमान जो जारी हुआ था 3 दस्तक, उसमें से अंग्रेजों को क्या क्या तीन चीज मिला था अंग्रेजों को। पिछला क्लास जाकर देखेंगे तो बंगाल में जो होता है, फर्रुखासियार ने वो 3 चीज अंग्रेजों को देता है। बंगाल में टैक्स फ्री करता है, 1000 रुपये सालाना बढ़ाता है, और जो टकसाल का सिक्का था वो पूरी जगह चलाने के लिए मान्य कर देता है। तो वैसे ही मीर कासिम क्या करता है, वो सभी जगह टैक्स फ्री कर देता है, केवल अंग्रेजों के लिए नहीं, सभी के लिए टैक्स फ्री कर देता है जो व्यापार करते थे। और अंग्रेजों को जो दस्तक फरमान मिला था, तो इससे क्या हुआ था, फर्रुखासियार से जो दस्तक फरमान मिला था उससे बुरा असर पड़ने लगा। टैक्स फ्री होने की वजह से अंग्रेजों पर बहुत बुरा असर पड़ने लगा। इससे क्या होता था कि जो टैक्स फ्री केवल अंग्रेजों के लिए था, और ये व्यापारी अब सभी व्यापारियों के लिए ये मीर कासिम ने कर दिया था। इस प्रकार देखें तो अंग्रेज को इतना गुस्सा आने लगा कि वो 1763 में कटवा के युद्ध करते हैं, जिसमें मीर कासिम को हरा देते हैं। ये अंग्रेज क्या करते हैं, कटवा के युद्ध में मीर कासिम से युद्ध करते हैं, और मीर कासिम की इसमें जीत हो जाती है। मीर कासिम की अभी हार होगी इसमें, लेकिन कटवा के युद्ध में इसमें जीत होती है। मीर कासिम की क्या हो जाती है, जीत होती है। फिर से अंग्रेजों ने 1764 में उदयनाला के युद्ध लड़ते हैं। उदयनाला के युद्ध में मीर कासिम को हरा देते हैं। इसमें मीर कासिम को क्या करते हैं, हरा देते हैं। इसके बाद जो मीर कासिम है वो अवध भाग जाता है। अवध क्या करता है, भाग जाता है। जो अवध यूपी में अवध है वहां पर भाग जाता है मदद मांगने के लिए। किससे, तो वहां का जो मुगल शासक था
उस समय शाह आलम द्वितीय था। मुगल शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय था। और जो अवध का नवाब था, नवाब वो सुजाउद्दीन था। अवध का नवाब कौन था? सुजाउद्दीन। तो इन दोनों ने मिलकर, शाह आलम और नवाब सुजाउद्दीन, इन दोनों ने मिलकर मीर कासिम की मदद करते हैं। मीर कासिम की ये मदद करते हैं। और ये जो तीन मिलते हैं, तीन मिलने के बाद इनको संयुक्त दल बोला जाता है। तो ये जो संयुक्त दल होता है इनका, संयुक्त दल, ये अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए चल देते हैं। ये जो शाह आलम द्वितीय होता है, ये मान जाता है, ये इनका त्रिगुट, इनको त्रिगुट सेना बोलते हैं, त्रिगुट सेना। और ये त्रिगुट सेना 22 अक्टूबर 1764 को, कब? 22 अक्टूबर 1764 को ये बिहार के बक्सर में अंग्रेजों से युद्ध करते हैं। कहाँ पर? बिहार के, बक्सर में अंग्रेजों से ये युद्ध करते हैं। अंग्रेजों से ये युद्ध करते हैं, जिसमें क्या होता है, अंग्रेजों के पास तोपें थी, आधुनिक शक्ति थी, आधुनिक सैन्य क्षमता थी। तो उसमें अंग्रेजों की क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। ये त्रिगुट सेना बनाकर आते हैं लड़ने के लिए बक्सर के युद्ध में, लेकिन फिर भी इसमें अंग्रेजों की जीत हो जाती है। इस प्रकार जो देखें तो मीर कासिम डर के भाग जाता है। और वो कहाँ डर के जाता है, जो हिस्ट्री में किसी को नहीं पता, वो यानी वो अज्ञातवास धारण कर लेता है। मतलब वो कहाँ चला जाता है किसी को नहीं पता चलता है, और अज्ञातवास में वो मर जाता है। कब मरता है ये भी इसका डेट पता नहीं है। इसके बाद जो शाह आलम द्वितीय होता है और सुजाउद्दीन होता है, ये अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं। मीर कासिम तो भाग गया अपनी जान छुड़ाकर, ये बचे शाह आलम द्वितीय मुगल शासक और सुजाउद्दीन। ये संधि करते हैं जिसको इलाहाबाद की संधि बोलते हैं। इलाहाबाद की संधि बोलते हैं। इलाहाबाद की संधि दो प्रकार से होता है, मतलब इस संधि दो तरह का संधि था। यह संधि करने के लिए जो ब्रिटेन से रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाता है। किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। ब्रिटेन का जो रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाता है और 1765 में यह संधि किया जाता है। और रॉबर्ट क्लाइव, इस संधि में क्लाइव के सामने दो पक्षकार थे। कौन कौन? इसमें से जैसे ये लॉर्ड क्लाइव, ये लॉर्ड क्लाइव, इसके सामने दो पक्षकार थे। कौन कौन से? एक मुगल शाह था। मुगल शाह कौन था? शाह आलम, शाह आलम। और दूसरा था सुजाउद्दीन, अवध का नवाब सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन था। ठीक है। अब प्रथम संधि जो होता है इसके बीच होता है, ये प्रथम संधि, तो इसको प्रथम संधि बोलते हैं। प्रथम संधि बोलते हैं। प्रथम संधि में देखते हैं कि क्या क्या होता है। इस संधि में मुगल शाह आलम द्वितीय के बीच होता है। अंग्रेजों ने 3 जगह की दीवानी वैध रूप से प्राप्त करने के लिए जो जिसका पूरा राजस्व होता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का हो जाता है। इस संधि में यह शर्त रखी गई कि जो बंगाल है, बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया और बिहार हो गया, इनका जो राजस्व रहेगा, राजस्व यानी दीवानी, वो किसके पास रहेगा? वो अंग्रेजों के पास रहेगा। कि संधि तो ये अंग्रेज ही करवाते हैं और पूरा शर्त खुद ये रखते हैं, पूरा शर्त अपने मन मुताबिक ये शर्त बनाते हैं और उसको मनवाते हैं। अब क्या, शाह आलम द्वितीय और इन तीनों जगहों के लेने के लिए अंग्रेजों ने शाह आलम को कहा कि सुजाउद्दीन की जो इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र था, शाह आलम को ये बोलते हैं, अंग्रेज बोलते हैं शाह आलम को कि जो सुजाउद्दीन है, सुजाउद्दीन जो इलाहाबाद हो गया, इलाहाबाद और कड़ा, ये कड़ा क्षेत्र है एक इलाहाबाद का, वो आपको मिल जाएगा। जो सुजाउद्दीन का इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र है ये शाह आलम को मिल जाएगा, शाह आलम को मिल जाएगा। तब शाह आलम ने तीनों जगह देने के लिए तैयार हो जाता। मतलब 3 जगह कौन कौन थे? बंगाल, उड़ीसा और बिहार। तो शाह आलम ये इलाहाबाद और कड़ा दोनों क्षेत्र लेने, जब अंग्रेज बोलते हैं कि आपको मिल जाएगा, तो वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा को देने के लिए तैयार हो जाता है। और इस संधि के अनुसार अंग्रेजों ने शाह आलम को किस पे रखता है? पेंशन पे रखा जाता है। तो सोचिए, ये मुगल शासक है, अब ये पेंशन पे जी रहा है, तो पेंशन देने की बात होती है। अब दूसरा संधि हम देखते हैं कि किसके बीच होता है? अवध के जो नवाब होता है सुजाउद्दीन और ये
देखिए प्रथम संधि हुआ था 12 अगस्त, ठीक है, 12 अगस्त 1765 को। और जो दूसरी संधि होती है ये होती है 16 अगस्त 1765 को। तो मतलब 4 दिन बाद ये दूसरी संधि होती है। और ये दूसरी संधि किसके बीच होती है? अवध का जो नवाब है सुजाउद्दीन, उसके बीच होती है। देखिए इस संधि में अवध के नवाब सुजाउद्दीन के साथ होता है। इस संधि में ये होता है कि इलाहाबाद और कड़ा का जो क्षेत्र है, अंग्रेजों ने सुजाउद्दीन के कहने से पहले प्रथम संधि में किसको दे दिया था? शाह आलम को दे दिया था। शाह आलम को कौन सा क्षेत्र? इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र, कड़ा का क्षेत्र देने, जिससे सुजाउद्दीन क्या करता है, इनकी बात मान लेता है, क्योंकि मानना ही पड़ेगा, कोई चारा भी नहीं है। सुजाउद्दीन ने चुनार का किला अंग्रेजों से लेता है। चुनार का किला ये अंग्रेजों से लेता है। तो सोचिए अंग्रेज क्यों दिए होंगे? क्योंकि इसे चुनार के किले में कोई फायदा नहीं था, अंग्रेजों का कोई व्यापार नहीं था। इसमें चुनार का किला ये अंग्रेज क्या करते हैं, ये सुजाउद्दीन को दे देते हैं और 50 लाख का जुर्माना सुजाउद्दीन पर लगाते हैं, क्योंकि ये बिना दुश्मनी के अंग्रेज से लड़ाई किया था। क्यों? क्योंकि ये अवध का तो पहली बार नवाब है। और मीर कासिम जब भाग कर गया था बंगाल से यूपी में, तो वहां पर एक मुगल शासक था शाह आलम द्वितीय और एक अवध का नवाब सुजाउद्दीन से कोई लड़ाई नहीं था अंग्रेजों के बीच। इसलिए इस पर 50 लाख का ये अंग्रेज क्या करते हैं, जुर्माना ठोक देते हैं। 50 लाख का जुर्माना ठोक देते हैं, क्योंकि बिना दुश्मनी का ये दुश्मनी मोल लिया था अंग्रेजों से। इस प्रकार देखें तो अंग्रेजों ने फिर से 1764 में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाते हैं। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देते हैं। तब जाकर ये संधि होती है 1765 में। 1765 में तो संधि होती है, लेकिन 1764 में ये लड़ाई लड़ने के बाद ही उसको मीर जाफर को दोबारा से बंगाल में नवाब बनाते हैं। लेकिन ये संधि जो होता है, 2 संधियां होती हैं सुजाउद्दीन और शाह आलम के बीच। तो ये 1765 में मीर जाफर की मृत्यु भी हो जाती है, और इसका जो पुत्र होता है नजमुद्दौला, इसका जो पुत्र होता है, पुत्र मीर जाफर का नजमुद्दौला ये नवाब बनता है। अगला नवाब कौन होता है? नजमुद्दौला नवाब बनता है। ठीक है। बंगाल का अंतिम नवाब 1775 की बात करें, क्योंकि उसमें खास नहीं है हिस्ट्री का, तो हम लोग डायरेक्ट अंतिम नवाब की देखते हैं। अंतिम नवाब कौन था? 1775 में मुबारक उद्दौला। ठीक है, मुबारक उद्दौला। ये जितने भी नवाब बने थे सभी क्या थे? ये अंग्रेजों के पेंशन पे बनाए हुए नवाब थे। ये सभी को पेंशन मिलता था, केवल नाम के नवाब थे, बाकी काम ईस्ट इंडिया कंपनी अपना कर रहा था, तो ये केवल पेंशन पे जी रहे थे। 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद लॉर्ड क्लाइव ने एक चीज देखे तो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी किसके बीच? शाह आलम द्वितीय के बीच। इस इलाहाबाद की संधि में लॉर्ड क्लाइव ने द्वैध शासन लगाया था। द्वैध शासन क्या होता है? देखिए द्वैध शासन क्या होता है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। ये द्वैध शासन को 2 तरह का प्रशासन कार्य भी बोल सकते हैं। 2 तरह का प्रशासन कार्य बोल सकते हैं। मतलब जैसे अब एक एक करके हम आपको समझाते हैं। द्वैध शासन 2 चीजों में बांट दीजिए। पहला हो गया दीवानी, जिसमें राजस्व आता है, पैसा राजस्व जिसमें, और दूसरा हो गया निजामत। जो दीवानी हो गया यानी राजस्व में क्या होता था? इसमें टैक्स वसूलना हो गया। टैक्स वसूला जाता था। ये काम सिर्फ किसके, ये जो अधिकार था द्वैध शासन में, ये शासन का अधिकार किसके पास था? ये अंग्रेजों के पास था, क्योंकि ये तो पैसों की बात हो गई। अंग्रेज बहुत होशियार थे। इस संधि में यही तो द्वैध शासन ये रॉबर्ट क्लाइव लगाया था। लॉर्ड क्लाइव जो है ये लगाया था कि जो दीवानी राजस्व होगा ये हम लोगों के पास रहेगा, और जो निजामत है वो प्रशासनिक कार्य ये तुम लोगों के पास होगा। यानी इसका मतलब होगा प्रशासनिक कार्य का मतलब इस कार्य को लिए, मतलब कोई भी प्रशासनिक काम है
किसी चीज को कानून व्यवस्था संभालना वो तुम्हारा काम है। तो कितना होशियार हो गया कि टैक्स वसूलना हो गया, ये अंग्रेज रखते थे, जो नियम कानून ये लोगों के ऊपर थोपना है वो शाह आलम द्वितीय के मतलब जो भी नवाब हो गया उसको दे दिया था। तो पैसे की बात हो गई तो ये अपने पास रख लेते हैं। इस प्रकार अगर देखें तो धीरे धीरे 1775 में अंग्रेजों ने नवाब पद को समाप्त कर देते हैं। ये जो नवाब पद है 1775 में ये समाप्त कर देते हैं, क्योंकि 1775 का अंतिम नवाब कौन था? मुबारक उद दौला अंतिम नवाब था। इस नवाब जो पद है इसको समाप्त कर देते हैं अंग्रेज, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो पूर्णतः अधिकार हो गया। मतलब जो क्षेत्र था नवाब पद को समाप्त करके अंग्रेज सभी क्षेत्र पर पूर्णतः क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। द्वैध शासन को इतिहासकार क्या बोलते हैं? उनको इतिहासकार में डाकुओं का राज बोलते हैं, डाकुओं का राज। तो इतिहासकार इसको डाकुओं का राज बोलते हैं द्वैध शासन को। द्वैध शासन से 1770 में बंगाल में क्या हो गया था? ये जब द्वैध शासन लगाया था लॉर्ड क्लाइव ने, तो 1770 में बंगाल में अकाल पड़ गया था, अकाल पड़ गया। और यहाँ जो ये शासन है 1772 ईस्वी तक ये चलता रहा। ये मतलब अकाल 2 साल तक चलता रहा। जब वारेन हेस्टिंग भारत आता है तो इस द्वैध शासन को क्या करता है? द्वैध शासन को खत्म कर देता है। ये द्वैध शासन को खत्म करने वाला वारेन हेस्टिंग था, ये भी एक अंग्रेज था। ये द्वैध शासन को खत्म कर देता है। और 1764 में देखते हैं ये द्वैध शासन को लगाकर 1764 में ये रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटेन चला गया था। ये नोट में अपने लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि ये द्वैध शासन लगाया था 65 में इलाहाबाद के संधि में। लेकिन जो ये क्या था कि 1764 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने ऐसा बोला जाता कि ब्रिटेन में चला गया था, और इसके जो पत्र है उसमें ये नियम बनाया था कि ये जो संधि होगा ये उसमें द्वैध शासन को अपनाया जाएगा। और 1764 में इसने ब्रिटेन में जाकर आत्महत्या कर लेता है। तो किसी कारण चीज से मतलब कोई कारण रहा होगा तो ये ब्रिटेन में जाकर आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो द्वैध शासन है इस चीज को आप समझे होंगे, और जो बक्सर का युद्ध है इसको भी आप अच्छा लगा होगा। वीडियो उतना लंबा नहीं है क्योंकि जो पहला वाला वीडियो था वो काफी बड़ा हो रहा था, इसलिए मैं ये सेकंड पार्ट लाया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, वीडियो को लाइक कर लिए होंगे। तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, पिट्स हो गया, चार्टर एक्ट हो गया या सहायक संधि हो गया, उस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक जय हिंद जय भारत।